हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री का वो 50 प्रश्न किरण बुक का आज सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। वो 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक है। वैसे तो गोबर गैस में बहुत सारे गैस पाया जाता है, उनमें से जो गैस पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको वो बताना है। तो दोस्तों, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कौन है? मीथेन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं इन प्रश्नों को करता हूँ थोड़ा डिस्कशन। जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ तो काफ़ी डिटेल से बताता हूँ, आप आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठे। चलिए मीथेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको प्राकृतिक गैस बोले, क्या बोले? प्राकृतिक गैस बोले, या गोबर गैस बोले, या बायोगैस बोले, क्या बोले? बायोगैस बोले, या सीएनजी बोले, क्या बोले? सीएनजी बोले, या धान की खेती में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, तो धान की खेती में, या कीचड़ वाला गैस बोले, क्या बोले? कीचड़ वाला गैस बोले, या आपको कीचड़ वाला गैस बोले, या गाय की जुआली में बोले। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इन सब में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है, यानी कि CH4 पाया जाता है, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी गैसों में प्रमुख जो है कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न और भी आप याद रख लीजिए, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन बोले तो भी आपको बताना है CH4 यानी मीथेन बताता है। इन प्रश्नों से हमको इतनी जानकारी मिलती है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और अगर पूछे कि बायोगैस का खोज किसने किया था, तो आपको बताना है CB देसाई। क्या बताना है? CB देसाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, यानी कि एक AMU बराबर आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होता है। दोस्तों, ए का मतलब हुआ एटोमेटिक, क्या हुआ? एटोमेटिक हुआ। और M का मतलब हुआ मास हुआ। U का मतलब हो गया यूनिट हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक मास यूनिट, यानी कि AMU जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो पूछेगा एक AMU बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो आप ये बात याद रख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे ग्राम के जगह पे KG होता, क्या होता? KG होता, तब आपका आंसर ये हो जाता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर KG होता तब, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्राम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो हीरा का जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं अगर आपको बोले ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है? सबसे मुलायम पदार्थ है, सबसे नरम पदार्थ है। आपने बचपन में देखा होगा, जब हम रेड पेंसिल को जब हम छीलते हैं, जब पतला हो जाता है तो बच्चा उनको क्या करता है? तोड़ देता है, तो वो टूट जाता है, थोड़ा सा दबाने पर वो टूट जाता है। इसलिए कि ग्रेफाइट क्या है? सबसे नरम है, सबसे मुलायम है, इसलिए वो टूट जाता है। चलिए अब मैं हीरा से मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है, तो आपको बताना है हीरा का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा पूछेगा किसके कारण चमकता है, तो आपको बताना TIR के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिकी परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अच्छा, जब वहीं अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट के बारे में, किसके बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है। ग्रेफाइट एक तो बात तो आप यहाँ पर जान गए कि ये सबसे मुलायम पदार्थ है। पहला, ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका उपयोग जो है दोस्तों किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसका आकार पूछे तो आपको बताना षटफलकीय। क्या बताना है? षटफलकीय किसका आकार होता है? तो ग्रेफाइट का आकार होता है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह एकमात्र अधातु है। अच्छा, ग्रेफाइट कैसा धातु है? यह एक अधातु है, धातु नहीं है, एक अधातु है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसको हम लोग काला शीशा कहते हैं, ब्लैक लेड।
काला शीशा भी पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग इसी को कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। दोस्तों निर्जलीकरण में पूछ रहा है कि कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों जब भी मैं आपको निर्जलीकरण के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का कमी। क्या होता है, जल का कमी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। डिहाइड्रेशन जिसका अर्थ होता है जल का कमी। अच्छा, जल का कमी हो जाता है तो हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जल का कमी किसके कारण होता है, यहाँ पर यही पूछा है, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है, इनमें से कौन कम हो जाता है। ये होता है सोडियम क्लोराइड का जब कमी हो जाता है हमारे शरीर में तो क्या होता है, जल का कमी हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 को सही टिक करने वाले हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जब सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, ORS का घोल पीते हैं। क्या पीते हैं, ORS का घोल पीते हैं। कब, जब हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है अर्थात सोडियम क्लोराइड का कमी होगा तो हमारे शरीर में जल का कमी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ORS का घोल पीते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सबसे पहले जानिए कि इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पेन बराबर GTC, PEN बराबर GTC, यानी प्रोटॉन का खोज पूछे तो प्रोटॉन का खोज पूछे तो आपको बताना G से गोल्डस्टीन। किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किसका किया था, प्रोटॉन का किया था। अच्छा, E से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज पूछे किसने किया था, T से याद रख लीजिएगा, थॉमसन, जे थॉमसन ने किया था। और N बराबर C हो गया तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। तो चैडविक ने किसका खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट नंबर ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होने वाला है। अच्छा, रदरफोर्ड वही पूछेगा किसका खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था, नाभिक का खोज किया था। किसी भी कक्षा में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसका चक्कर लगाता है, कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाते रहता है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसे ब्लैक लेड कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको ग्रेफाइट के बारे में पूर्ण जानकारी दिया। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट तो नहीं है, क्या है, कोल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल ही हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक है। अच्छा, ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप है। आप ये भी बात याद रख लीजिए। अच्छा, इसका आकार पूछे कैसा होता है, तो मैं बता दिया था, षटक फलीय होता है। क्या होता है, षटक फलकीय होता है। षटक फलकीय होता है। किसका आकार, ग्रेफाइट का आकार होता है। इसको हम लोग ब्लैक लेड के नाम से हम लोग जानते हैं, काला शीशा के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ये, अच्छा इसके बारे में और मैं, ये कैसा होता है, ये एक मुलायम होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में करते हैं। तो मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। दोस्तों रॉकेट के ईंधन में पूछ रहा है कि हम लोग कौन सा रबर का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम रबर। अच्छा, एक रबर होता है, एक होता है प्राकृतिक रबर। क्या होता है, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। जबकि हम लोग कृत्रिम रबर को हम लोग क्या कहते हैं, नियोप्रीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम रबर। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कृत्रिम रबर है कौन है, नियोप्रीन है। चलिए मैं रबर से मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ। दोस्तों रबर में जब हम सल्फर को मिला दे, S यानी सल्फर को मिला दे, तो हमको क्या मिलता है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है। अच्छा, रॉकेट पूछेगा, रॉकेट किस नियम पे काम करता है, तो आपको बताना है कि थर्ड नियम पर, न्यूटन का थर्ड नियम पर कौन सा क्या काम करता है, तो रॉकेट काम करता है। वहीं अगर आपसे पूछे रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तब आपको बताना है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों कौन काम करता है, तो रॉकेट काम करता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है।
दोस्तों अंतराण्विक बल पूछ रहा है कि सबसे क्षीण का मतलब हुआ कि सबसे कम है। अच्छा, सबसे कम किसका है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर अंतराण्विक बल। दोस्तों ठोस में जो होता है, अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, इसलिए वो अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है किसमें? ठोस में, इसलिए अंतराण्विक बल यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों हीलियम क्या है? एक गैस है। क्या है? ये गैस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, इसलिए यह एक द्रव्य है। क्या है? द्रव है। H2O ये जल है, तो ये भी क्या है? द्रव्य है। NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया क्या है? ये भी एक द्रव्य है। क्या है? एक द्रव्य है। मैंने आपको बताया था जिसमें अंतराण्विक स्थान कम होगा उसका अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो हीलियम में क्या है? हीलियम क्या है? एक गैस है। सबसे कम अंतराण्विक स्थान जो होता है किसमें होता है? ठोस में होता है। तो यहाँ ठोस तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद किसमें होता है? द्रव में होता है। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान जो होता है वो गैस में होता है, इसलिए अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? हीलियम यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि गैस जो है सबसे ज़्यादा फैलता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसलिए इसका अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? दोस्तों गैल्वेनीकरण के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिस्कशन के साथ। गैल्वेनीकरण दोस्तों इसको हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण भी कहते हैं। अब गैल्वेनीकरण को जस्तीकरण हम लोग क्यों कहते हैं? दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि गैल्वेनीकरण यानी लोहे का गैल्वेनीकरण में क्या होता है? हम लोग जस्ता मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लोहे के परत को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? Zn जिंक का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? जस्ता। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण को जस्तीकरण भी कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं। अच्छा, यसद लेपन हम लोग गैल्वेनीकरण को क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ता को हम लोग संस्कृत में कहते हैं यसद। क्या कहते हैं? यसद कहते हैं, इसलिए इसी को हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग गैल्वेनीकृत भी कहते हैं। ये तीनों नाम भैया किसका है? ये तीनों नाम जो है गैल्वेनीकरण का ही है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये तीनों नाम किसका है? गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? जस्ता का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन 2 क्या होगा यहाँ का? बिल्कुल राइट होने वाला है। दोस्तों जहाँ होता है जस्ता वहीं पाया जाता है सीसा। कहाँ पर? जहाँ होता है जस्ता वहाँ क्या पाया जाता है? सीसा। इसलिए जस्ता और सीसा को हम लोग कहते हैं खनिज का जुड़वां वहन। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां वहन। धरती से हम जो चीज़ खोद के प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? खनिज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों सिक्का बनाने में पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग होता है। तो सिक्का बनाने में मैं आपको बताता हूँ काफ़ी डिस्कशन के साथ। आपने एक नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पूछेगा कि कितना वर्ग होता है, तो पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होता है। कितना वर्ग होता है? 18 वर्ग होता है। इन 18 वर्ग में जो 11वां वर्ग है, कितना वर्ग है? 11वां वर्ग है। इस 11वां वर्ग को हम लोग कहते हैं सिक्का धातु। क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कि इन सिक्का धातु जो है, सिक्का धातु में कौन कौन आता है? तो सिक्का धातु में जो आता है सिक्का धातु के अंदर जो आता है वो Au आता है और Ag आता है। क्या आता है? Ag आता है और Cu आता है। क्या आता है? Cu आता है। ऑप्शन में देखिए आपको कौन दिख रहा है? Ag तो दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है? Cu दिख रहा है, यानी कॉपर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट दिख रहा है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? धातु अधातु को पहचानने का नियम मैं आपको बताता हूँ। जिसके अंत में यम लगा रहेगा वो सब क्या होगा? धातु होगा। अच्छा, जिसके अंत में इन या जन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? इन या जन लगा रहेगा, वो सब क्या होगा? अधातु होगा। तो देखिए आयरन अन लगा है, तो जिसके अंत में मैंने बताया कि अभी यम लगा रहेगा, अम या यम लगा रहेगा, तो वो सब क्या होगा? तो वो सब जो है धातु होगा। और मैं आपको और भी मैं बात बताता हूँ। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या होगा? वो 1 2 3 जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो सब धातु होगा। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। जिसका अंतिम कक्षा में क्या होगा? 2 8 6 होगा, वो भी क्या होगा? वो भी अधातु हो जाएगा। तो इसका उत्तर में क्या होने वाला है? तो सल्फर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में होता है।
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में पूछ रहा है कि कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है AMU में बिल्कुल ना के बराबर होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, कितना होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन देखिए, इन ऑप्शन में आपको कौन ना के बराबर दिख रहा है। तो ये तो एक हो गया, इसमें कुछ है, यहाँ पे देखिए एक एक एक, इसमें तो एक एक हो गया। इस सबसे कम कौन हो गया, तो ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव निर्मित तत्व है। दोस्तों मानव निर्मित तत्व आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव निर्मित तत्व है। तो मानव निर्मित तत्व जो है दोस्तों कौन है, तो प्लूटोनियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, थोरियम का अगर अयस्क पूछे, कि थोरियम का अगर अयस्क पूछे तो आपको बताना है मोनोजाइट। क्या बताना है, मोनोजाइट। अगर आपसे पूछे कि ये मोनोजाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये आरनी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि रेडियम का खोज किसने किया था, तो दोस्तों रेडियम का जो खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं रेडियम से मैं थोड़ा और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। इसको 2 बार, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ यूरेनियम 235 से, यूरेनियम 235 से क्या प्रश्न निकलने वाला है। यूरेनियम 235, अच्छा इसका पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान हाँ, इसका भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान संख्या इनका जो हो जाएगा 235 होता है। याद रखिएगा, अगर माथा पे रहेगा तो भारी है, तो भारी है तो द्रव्यमान है। आप ये द्रव्यमान संख्या बताता है। नीचा में जो इसका रहेगा वो एटॉमिक नंबर को बताता है। तो इसका जो कितना है इसका जो है 92 है। कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें पूछे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 235 में, और 92 को आप घटा दीजिए तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है कितना होता है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 143 होगा। घटाने पर कितना निकलेगा, 143 निकलेगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर यूरेनियम का अगर अयस्क पूछे, यूरेनियम का अगर अयस्क पूछे तो आपको बताना है पिच ब्लेड। क्या बताना है, पिच ब्लेड। अच्छा, यूरेनियम को हम लोग पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला केक कहते हैं। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। दोस्तों सर्वाधिक जो नाइट्रोजन होता है, 4 ऑप्शन देखिए और इसमें बताइए कि सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें है। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं किसमें है, यूरिया में होता है। कितना होता है, 46% होता है। कितना होता है, 46% होता है। चलिए मैं नाइट्रोजन से मैं और भी प्रश्न आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि बिजली चमकने पर सर्वाधिक कौन सा गैस निकलता है, तो बिजली चमकने पर सर्वाधिक गैस जो निकलता है वो नाइट्रोजन निकलता है। कौन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन ही है। कितना है, तो 78% है। कितना है, 78% है। अच्छा, पौधे में अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन का कमी हो जाए, नाइट्रोजन का कमी हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर पौधा में नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। और प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था, मुल्डर ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यूरिया को सर्वप्रथम किसने बनाया था, सर्वप्रथम जो बनाया था कृत्रिम रूप से किसने बनाया था, वोल्हर ने बनाया था। किसने बनाया था, वोल्हर ने बनाया था। यानी ऊर्जा का खोज किसने किया, वोल्हर ने किया। यह पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको किसने बनाया था, वोल्हर ने बनाया था। दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार बीएससी का आज लेक्चर 4 में आप सबों का दिल से स्वागत है। कई लोग तो फॉर्म भर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको पढ़ना क्या होता है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, ये वो समझना ही नहीं चाहता है। तो उन सब के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ मत कीजिए, उतना ही आप पढ़िए जितना से आपका रिजल्ट हो जाए। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आज एनसीईआरटी से छांट के प्रश्न लाया हूँ। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है धम्मम महापात्रो को किसने नियुक्त किया था। धम्मम महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो वो किया था अशोक ने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक ने किया था। दोस्तों अशोक का पूछेगा अशोक किस वंश का था, तो ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का था। अब ये बात याद रख लीजिएगा। और अशोक का पूरा नाम पूछेगा क्या था, तो सम्राट देव नाम प्रियदर्शी
प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक। इतना बड़ा नाम किसका था? अशोक था। अशोक ने अपना गद्दी पर बैठते ही 8वें वर्ष बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो बुक है दोस्तों वो किसका है? तो वो बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। जहाँ पर आपको सूत्र दिख जाए वो बुक मैक्सिमम किसका होता है? जैन धर्म का होता है। किसका होता है? जैन धर्म का होता है। जहाँ पर आपको पिटक दिख जाए वो बुक मैक्सिमम कहाँ किसका होता है? बौद्ध धर्म का होता है। इतना सा अंतर आप याद रख लीजिएगा। तो त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक आ गया। ये सब बुक किसका है? ये सब बुक जो है बौद्ध धर्म का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। दोस्तों कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था, पूछा है कि किस डेट में हुआ था। तो कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ था 78 AD में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों कनिष्क को हम लोग कहते हैं, कनिष्क को हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी हम लोग कहते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। कनिष्क पहला व्यक्ति था जिन्होंने रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। किस पर? रेशम मार्ग पर कब्जा किया था। और कनिष्क ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कौन सा कैलेंडर चलाया था? तो वो शक संवत चलाया था। कौन सा कैलेंडर चलाया था? तो शक संवत चलाया था 78 AD में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, कौन कितना नंबर का था? 24वें था। जबकि पार्श्वनाथ कितना नंबर का था? 23वें तीर्थकार था। तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत होते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब 5 होता है। तो इनमें से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पर बल दिया था। किसने दिया था? महावीर ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया था। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और महावीर स्वामी का पूछेगा नाम क्या है, असली नाम क्या है? तो निगंटनाथ। क्या बताना है? निगंटनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में कर लिया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय की अगर बात करें व्यापारी, तो आपको पुर्तगाली ही लगाना है। क्या लगाना है? पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगाली का पूछेगा कि क्या क्या सब चीज़ आज पुर्तगाली का देन है। तो आलू हो गया और प्रिंटिंग प्रेस हो गया। ये सब किसका देन है? काजू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, काजू हो गया, ये सब किसका देन है? ये सब पुर्तगालियों का देन है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई है। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई है, किसके द्वारा लगाया गया था? सहायक की संधि, या मैंने आपको बताया था गोद निषेध प्रथा। क्या बताया था? गोद निषेध प्रथा। ये सब का शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सहायक का संधि, सहायक का संधि विलेजली, लेकिन वही पूछे गोद निषेध प्रथा किसने चलाया था? तो सहायक की संधि या घेरे की नीति, ये डलहौजी होगा आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में अवध का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? बेगम हजरत महल। कौन किया था? बेगम हजरत महल। कहाँ से? कानपुर से। कौन किया था? कानपुर से पूछेगा कौन किया था? तो कानपुर से नाना साहब किया कर रहा था। कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। ये बात याद रख लीजिएगा। और बनारस से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को हम लोग कहते हैं महकपरी। क्या कहते हैं? महकपरी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय पूछेगा कि मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना बहादुर शाह जफर। क्या बताना है? कि बहादुर शाह जफर। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम
क्या था, ये दत्तक पुत्र। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। 1857 के क्रांति का शुरुआत पूछेगा कहाँ से हुआ था? तो मेरठ छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। और मंगल पांडे ने यहीं पर 2 अंग्रेज को गोली मारा था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था वो आरंभ हुआ था 10 मई 10 मई को हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैरक छावनी से ही आरंभ हो गया था। ये तो बतबे किए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हम सब जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। एलन एक्टोमियम ह्यूम किसको मानते हैं? ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। ए.ओ. ह्यूम को हम लोग कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत। किसको कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। क्या बताना है? सरोजिनी नायडू। अब ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। क्या बताना है? दादा भाई नौरोजी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस का, तो आपको बताना है कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था हरिहर राव और बुक्का राव के द्वारा किया गया था। वो कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का अंत जो है वो हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली राजा था कौन था? कृष्णदेव राय था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट था। और विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 गो वंश चला था। कौन कौन चला था? संगम, तुलुब, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए उतना नहीं पूछा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ करने का श्रेय जाता है कबीर के गुरु गुरु नानक को जाता है, रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो रामानंद के शिष्य कबीर भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी था, रैदास भी था। ये तीनों किसका शिष्य था? तो ये बात याद रख लीजिएगा। किसका था? रामानंद का गुरु था। अच्छा, कबीर का उपदेश पूछेगा किसमें दिया है? तो आपको बताना है बीजक में। किसमें लिखा है? बीजक में लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों कैप्टन हॉकिंस भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कौन था? प्रथम अंग्रेज था। इसको आना था अकबर के काल में, लेकिन तब तक में अकबर टपक चुका था। तो ये किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर के दरबार में जब पहुंचा तो इससे इंग्लिश में अच्छा खासा बात किया। तो इसको क्या जहांगीर ने इससे खुश होकर के एक उपाधि दिया था, इंग्लिश खां। क्या उपाधि दिया? इंग्लिश खां। किसको कहा था? कैप्टन हॉकिंस को कहा था। और जहांगीर की बीवी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार लाया था, जिसके कारण जहांगीर ने इसको क्या किया था? फैक्ट्री खोलने का अनुमति भी दे दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो जहांगीर। आना था अकबर लेकिन तब तक टपक चुका था। चलिए अकबर का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है जलालुद्दीन। क्या बताना है? जलालुद्दीन। जहांगीर का बचपन का नाम पूछे तो बताना है, क्या बताना है? सलीम। शाहजहां का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है खुर्रम। औरंगजेब का वास्तविक नाम पूछे तो बताना है आलमगीर। क्या बताना है? गाजी आलमगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? दोस्तों अकबर जो है बीजापुर, दक्षिण भारत में अधिकार नहीं कर पाया था। तो बीजापुर हो गया, मेवाड़ हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेवाड़ पर। क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप था। जिन हल्दी घाटी का युद्ध तो आप पढ़ किए हैं, 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन जीता था? तो अकबर ने जीता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो हम अभी भी जस्ट बता करके आए हैं किसे हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो औरंगजेब को हम लोग बादशाह आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए उसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था।
कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन को शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। करो या मरो का नारा पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एस.सी. बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का आप याद रख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। किसका किया था? आज़ाद हिंद फौज हो गया या फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। ये बात याद रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के अगर पूछेगा कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान जो बनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और संविधान सभा का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था उसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस यहाँ पूछ क्या रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, प्रारूप समिति का पूछ रहा है, तो B.R. अम्बेडकर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछता कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना था कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा संविधान बनने में पूछे कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 17 या 18 दिन। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि संविधान बनने में टोटल कितना खर्च हुआ था, तो देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का क्यू करेंगे तो 729 हो जाएगा। अब बीच में 6 लगा दीजिए तो ये हो गया 63,96,729 रुपया संविधान बनने में उस समय खर्च हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 में इनको मिले थे। इसलिए इसका 1922 क्या ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि 1921 में हड़प्पा का खोज किया था पंडित दयाराम साहनी ने किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और 1923 में क्या हुआ था? 91 से 23 है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो कहीं और से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है मोहना। क्या नाम है? मोहना। और ये ब्राह्मण है। ये रोज नहाता है। क्या करता है? सुबह सवेरे उठ के नहाता है। नहाना से याद रख लीजिएगा स्नानागार। तो स्नानागार पूछेगा कि कहाँ से प्राप्त मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए, और रोज नहाता है और उसके बाद में ब्राह्मण है तो ये खैबो करता है काफ़ी ज़्यादा। क्या करता है? खाता भी है दबा करके। तो अन्नानागार पूछेगा कि अन्नानागार, बृहत्तम अन्नानागार हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, जब ये खैबो करता था ज़्यादा, और ये इसमें एक क्या करता था, और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा पहनता था कपड़ा, लेकिन वो कैसा पहनता था? सूती वस्त्र। तो आपसे पूछेगा कि सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो हमको मिला ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगर आपसे पूछे कि, लेकिन दोस्तों इसमें एक बुरा लक्षण था मोहना का। क्या लक्षण था? ये डांस देखने का शौकीन था। तो वो याद रख लीजिएगा, कांसे की नर्तकी।
कांसे की नर्तकी, ये भी कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल में सर्वप्रथम क्या प्राप्त हुआ था? चावल का कण हमको यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? दोस्तों उस समय टोटल 16 महाजनपद काल था, 16 महाजनपद था। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध था। मगध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी पटना जो पटना है प्रारंभिक पहले किस नाम से जाना जाता था? वो मगध के नाम से जाना जाता था, मगध। चलिए, और आवंती कहाँ पड़ता था? उज्जैन में। गांधार, कौशल, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है? अष्टाध्यायी। कौन है? संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि है। इसका किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इन्होंने बताया कि 16 महाजनपद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? हम लोग अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य पंडित का है। चाणक्य का असली नाम पूछे क्या है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य। विष्णुगुप्त या कौटिल्य किसका नाम है? तो ये चाणक्य का ही नाम है। और विष्णुगुप्त का किताब का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। इंडिका किसका किताब का नाम है? तो मेगास्थनीज। किसका है? मेगास्थनीज का किताब का नाम है। इन दोनों किताब से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? दोस्तों अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आइन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन-ए-अकबरी 1 नहीं 2 नहीं टोटल 5 भाग में विभक्त है। कितना भाग में विभक्त है? 5 भाग में बांटा गया है। और 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। पूछेगा कि आइन-ए-अकबरी की लिखा कौन था? तो अबुल फजल ने लिखा था। तो यहाँ पूछ रहा है सिर्फ 5वां भाग में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 हो जाएगा। इसका 5वां तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो दक्षिण भारत में बिताया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या किया था? दक्षिण भारत में एक बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी का मकबरा बनाया था, जिसको हम लोग दूसरा ताजमहल या ताजमहल का गंदा नकल या हाँ इतने नाम से हम लोग जानते हैं। और ये इन्होंने अपने पापा का नकल किया था, शाहजहाँ का नकल किया था। और औरंगजेब का मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में हुआ था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इसका कब्र कहाँ है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? दोस्तों स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था शाहजहाँ के काल में हुआ था, इसलिए शाहजहाँ के काल को हम लोग स्वर्णकाल के नाम से जानते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जहांगीर के समय को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछे किसके समय को हम लोग कहते हैं, तो जहांगीर के समय को कहते हैं। यह बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ है? वो है अजमेर में स्थित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर में दोस्तों और क्या है? तो 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है। इसको किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त का जानकारी हमको पूछेगा किस पुस्तक से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति
प्रशस्ति किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। अच्छा, और अगर पूछे कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तब नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। नेपोलियन जबकि कहाँ का था? यूरोप का था, तो जानबे करते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित के नाम से जानते हैं। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? वो किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का सबसे खतरनाक राजा कौन था? दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बोडू बदूर का स्तूप पूछेगा कहाँ है, और आपसे पूछेगा केसरिया का स्तूप कहाँ है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, और मोहम्मद गजनबी को भारत में बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो मोहम्मद गजनबी ने टोटल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। इसका फेमस आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किसके साथ आया था? तो ये अल ब्रूनी के साथ आया था। अल ब्रूनी का किताब का नाम क्या है? किताब उर रहला। तो ये किसका है? अल ब्रूनी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता किस देश का निवासी है? दोस्तों इब्न बतूता जो था वो कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। ये भारत आया था, किसके काल में आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, और यहाँ पर ये 7 वर्ष तक रहा था। कितना वर्ष तक रहा था? 7 वर्ष तक रहा था। उसके बाद वो चला गया, और इसका किताब का नाम पूछेगा क्या था, तो आपको बताना है रेहला। क्या नाम है? रेहला। इस रेहला से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तुगलक वंश में किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कहते हैं अधर्मी सुल्तान, पागल बादशाह, रक्त पिपासु सुल्तान, स्वप्नशील बादशाह, मूर्ख विद्वान मूर्ख, इत्यादि नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना जो किया गया था 1906 ईस्वी में किया गया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। पूछेगा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कौन अंग्रेज दिया था? तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? जनरल डायर। क्या याद रखना है? जनरल डायर। दोस्तों जनरल डायर को घर में घुसकर मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? आप बताइए उसका नाम, मैं सुनना चाहता हूँ। उसका नाम था दोस्तों उधम सिंह। कौन था? लंदन में घर में घुस करके लंदन के कैक्सटन हॉल में मेहनत करके मजदूरी करके इतना रुपया कमाया कि रिवॉल्वर खरीदा और उसका घर में जाकर के ठोक करके आ गया था उधम सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डांडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो है वो गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डांडी कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पूना समझौता 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर से समझौता किया गया था, और कहा गया था आज के बाद कोई भी दलित को दलित नहीं बोलेगा, हरिजन बोलेगा। क्या बोलेगा? हरिजन बोलेगा। और पूना समझौता में पूछेगा कि गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग वाला पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको ट्रेंडिंग वाला जवाब दे रहा हूँ। तो आपको बताना है देवदास। क्या बताना है? देवदास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसका किया था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों याद रख लीजिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसका प्रकाशन किसने किया था?
तो एनी बेसेंट ने, किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अल हिलाल और अल बिलाल, अल हिलाल और अल बिलाल, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति था। और यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया है महात्मा गांधी का है। आप लोग तो जानबे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, ये रहा टोटल आज का कहने का ये 40 प्रश्न था, लेकिन डिस्कशन के साथ 150-200 प्रश्न हो ही जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको दोगुना एनर्जी प्रदान करता है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना हो गया काफ़ी आसान, क्योंकि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को, पैटर्न को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए उत्तराखंड का मैं और भी राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको पूछे कि गोविंद सागर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? गोविंद सागर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा, और भी अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए झारखंड में पूछेगा तो आपको बताना है पलामू नेशनल पार्क। क्या बताना है? पलामू नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क कहाँ है? तो ये दोनों पार्क है झारखंड में है। चलिए अगर आपसे पूछे और भी काजीरंगा नेशनल पार्क, दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो आपको बताना है असम में है। कहाँ है? असम में है। दोस्तों ये असम में जो काजीरंगा है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? दोस्तों कार्बनिक खनिज हम लोग किसको कहते हैं? तो कार्बनिक खनिज हम लोग कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। दोस्तों कोयला को हम लोग काला हीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर वहीं आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम कोयला हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपको बताना है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या पड़ता है? रानीगंज, वहाँ से प्राप्त हुआ था। और सबसे अच्छा कोयला पूछे तो आपको बताना है एंथ्रेसाइट। क्या बताना है? एंथ्रेसाइट। चलिए सबसे अच्छा अभ्रक पूछे तो आपको बताना है गुलाबी रूबी। क्या बताना है? गुलाबी रूबी। दोस्तों ये पूछेगा कहाँ का अभ्रक है, तो आपको बताना ये झारखंड का अभ्रक है। आप ये बात याद रख लीजिए। अच्छा, तांबा का उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान के देवरी और खेतड़ी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों टोटल जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 3 हुआ था। कितना हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था टोटल 3 हुआ था। और ये कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरियो में। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। जो तीसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। तो पहला यहाँ पूछ रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, पहला कब हुआ था अगर डेट पूछे तो 1992 में, और दूसरा कब हुआ था? 5 साल जोड़ दीजिए तो 1997 में, 5 साल और जोड़ दीजिए तो 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीनों का डेट मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। दोस्तों ब्रटलैंड आयोग का जो संबंध है वो है समावेशी विकास से। किससे है? समावेशी विकास से है। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लौह अयस्क है। लौह अयस्क है क्या है? ऑप्शन ए में है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में है अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, ऑप्शन डी में है मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क जो है वो कौन सा संसाधन है? वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन होता है जिसको एक बार यूज कर लिए तो फिर उसको हम नया जैसा बना लिए तो वो नवीकरणीय हो गया। जिसको एक बार यूज कर लिए फिर हमको उस रूप में नहीं मिलेगा। जैसे कहे कोयला, कोयला को अगर हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर हमको कोयला प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार यूज़ करने पर फिर से हमको पेट्रोल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि कोयला किस प्रकार का है। तो कोयला जो है एक बार इसको यूज़ करेंगे तो क्या फिर से हमको कोयला प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन मैंने आपको बताया था टोटल 3 हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था
रियो डी जेनेरियो में। और दूसरा पूछे कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। 5 साल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 92 5, 97 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, 97 5, 2002 में हुआ था। जो कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। चलिए, तीनों पृथ्वी सम्मेलन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, वो मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या अचक्रीय है। दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, सोलर प्लेट से मिलता है, यानी सूर्य से मिलता है। तो सूर्य आज हमें ऊर्जा दे रहा है, तो कल भी सूर्य हमको ऊर्जा देगा। इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सूर्य उगा कल नहीं होगा, हाँ एक आध दिन नहीं होगा, लेकिन अलग वाली बात है, लेकिन सूर्य ऊर्जा देना नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या है, इसको हम एक बार यूज करेंगे तो फिर हम प्राप्त कर लेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका कथन है, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। दोस्तों, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, यह कथन एक भूशास्त्री था जिसका नाम था जिम्मरमैन। कौन था, जिम्मरमैन। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं संसाधन बनते हैं, इसलिए इसका संसाधन बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य भी, दोस्तों मनुष्य भी पूछेगा क्या है, तो मनुष्य भी एक संसाधन है जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है, जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है। एरिस्टोथेनीज ने सर्वप्रथम भूमध्य रेखा को मापने का प्रयास किया था। विषुवत रेखा को मापने, भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किसने किया था, एरिस्टोथेनीज ने किया था। इसलिए एरिस्टोथेनीज को हम लोग कहते हैं भूभौतिक का पिता। क्या कहते हैं, भूभौतिक का पिता। अच्छा, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये बात याद रख लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। सीमित है मतलब जो कभी क्या होगा कि खत्म होगा, जो कभी खत्म हो सकता है। तो हवा तो खत्म कभी हो सकता है, धरती पर से नहीं हो सकता है। तो मिट्टी, ये भी नहीं होगा। सौर शक्ति, सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलता है, ये भी नहीं खत्म होगा। कोयला लेकिन खत्म हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका भंडार क्या है, सीमित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दोस्तों डाकू लिखा हुआ है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो क्या है, संसाधन के विध्वंस, यानी संसाधन को क्या करता है, ये नष्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तटरेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र जो कहलाते हैं वो 200 नॉटिकल मील, समुद्र से 200 NM यानी नॉटिकल मील की दूरी तक को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर वहीं आपसे पूछे कि नॉटिकल मील में हम लोग किसको मापते हैं, ये समुद्र की दूरी को दोस्तों हम लोग किसमें मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है। अच्छा, अब किलोमीटर में पूछ रहा है, या नॉटिकल मील में 200 किलोमीटर में पूछेगा तो आपको बताना 12.2 किलोमीटर। कितना, 12.2 किलोमीटर। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक था वो जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था, 1968 में। और 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। भूमि के गुणवत्ता में कमी आना भू निम्नीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कहीं पर रोज़ समोसा खाते हैं, अगर वो समोसा कल बहुत अच्छा खिलाता था, लेकिन अचानक 10 दिन से क्या हो रहा है कि उसमें आलू ही कम डाल रहा है, या उतना अच्छा समोसा पहले जैसा नहीं बना रहा है, तो हम लोग कहेंगे समोसा निम्नीकरण। क्या कहेंगे, समोसा निम्नीकरण। उसी प्रकार भूमि के जो क्वालिटी में जो कमी हो जाता है उसको कहते हैं भू निम्नीकरण। समोसा का क्वालिटी में कमी हुआ तो उसको कह देंगे समोसा निम्नीकरण। तो यहाँ पर क्या होता है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या होता है कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होता है पंजाब और हरियाणा में। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो भूमि की गुणवत्ता में कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। यह समस्या पंजाब और हरियाणा में होता है। क्यों होता है, अधिक सिंचाई के कारण पनपता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बिहार में अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। दोस्तों, बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। या अथवा मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि
कि मरुस्थलीय क्षेत्र कौन है इसमें से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राजस्थान जो है, क्योंकि मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू होता है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया था? मैंने अभी भी आज जस्ट आपको बताया था, 1968 में जो किया गया था, कौन सा कन्वेंशन किया गया था? अफ्रीकी कन्वेंशन किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी का हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे इसको रेंगूर मृदा भी कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, काली मिट्टी को केरल में करेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विदेश में काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग खेत में जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मिट्टी जो क्या है वहाँ का फटा फटा हुआ है, लगा है कोई जोत के चला गया है, तो इसलिए हम लोग काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। दोस्तों काली मृदा में सर्वाधिक पूछेगा किसका खेती होता है, तो आपको बताना है कपास का खेती होता है। किसका खेती होता है? कपास का खेती होता है। और पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक काली मृदा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और और कपास से दोस्तों क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है? सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। इसलिए चूँकि काली मृदा का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, इसलिए सूती वस्त्रों की राजधानी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काली मिट्टी उपयुक्त है? दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया, काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता है, कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है, तो ये काली मिट्टी का उपयुक्त है। अभी भी जस्ट डिस्कशन के साथ बताया, ये कपास की खेती के लिए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों सोपानी कृषि को हम लोग कहते हैं कि सोपानी कृषि को हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। ये सीढ़ी नुमा कृषि जो है सर्वाधिक उत्तराखंड में किया जाता है। सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ किया जाता है? पर्वतों पर किया जाने वाला खेती को हम लोग क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। यह सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? हम लोग जानते हैं मेढक के प्रजनन क्षमता को जो नष्ट करता है वो कौन सा रसायन है, तो वो है एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मेढक एक उभयचर प्राणी है। कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। दोस्तों मेढक जब जल में रहता है, जब जल में रहता है तो ये जो गल्फर से सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है, वहीं जब मेढक थल में रहता है तो ये किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? हम लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि भारत में जो है बहुत सा जगह जो है, बिहार सब में बहुत सा जगह जो है यहाँ बार पानी आते रहता है, तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विकास है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? बाढ़ के द्वारा, जो बाढ़ पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? दोस्तों भारतीय कृषि का पूछा है कि राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, वो है 22%। कितना है? 22% है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? अच्छा, पहाड़ी भूमि पूछ रहा है। दोस्तों ये मान लिए आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक होता है पर्वत, एक होता है क्या होता है? पर्वत, और एक होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़ होता है। और एक होता है पठार। क्या होता है? पठार होता है। और पूछेगा कि कितना पर्वत पहाड़ दोस्तों एक ही कहते हैं, एक होता है मैदान। क्या होता है? पूछेगा भारत में कितना प्रतिशत भूमि पर पर्वत है, कितना प्रतिशत भूमि पर पठार है, कितना प्रतिशत भूमि पर पर्वत है। दोस्तों मैदानी भूमि जो है वो कितना है? 48% पर है। मान लिए ये भूमि क्या है? मैदानी भूमि है, 48% है। इतना तो दूरी पर मान लिए क्या है? इतना तो भूमि पर मान लेते हैं 27% क्या है? पहाड़ है। क्या है? सॉरी पठार है। 27% पठार है। जो पर्वत है कितना है? पर्वत जो है वो 30% है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहाड़ों में 30%। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है?
तो पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत भूमि पर फसल उगाया जाता है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कम भूमि में टेक्नोलॉजी के सहायता से अधिक फसल का उत्पादन कर लेता है। पंजाब और हरियाणा के पास जो ज़मीन जगह है, जिसका जो क्षेत्रफल है बिहार के भी क्षेत्रफल से कम है, ज़मीन जगह क्या है बिहार के क्षेत्रफल से भी कम है, लेकिन फसल उत्पादन क्या करता है, ज़्यादा कर लेता है। क्यों? टेक्नोलॉजी के सहारा से। इसलिए हम लोग पंजाब और हरियाणा में कौन सा समस्या देखते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 80% भूमि पर क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो बंजर भूमि का 6% भाग ऐसा है जिसमें क्या होता है, कृषि योग्य भूमि है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, हम सब जानते हैं। भारत के कितने भूमि पर कृषि किया जाता है दोस्तों, वो 48.83% भूमि पर कृषि किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि बिहार का शोक हम लोग किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि बंगाल का शोक अगर आपसे पूछे किसका, बंगाल का शोक तो हम लोग कहते हैं दामोदर। कौन सा नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम में जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए, और कोसी नदी जो है दोस्तों क्या है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आज इधर से जा रहा है, कल आपका घर से चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दोस्तों गोविंद सागर मानव निर्मित एक झील है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि कहाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है, वो कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों वो है हीराकुंड बांध से। कहाँ से है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है असम। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हीरा मिलेगा तो आप महान हो जाइएगा। ठीक, महान से याद रख लीजिएगा, किस नदी पर है, तो महानदी में है। जब आप महान हो जाइएगा तो गांव समाज का लोग बोलेगा, दोस्त यार बोलेगा, आजकल इसका पैर जो है जमीन पर नहीं आसमान में उड़ता है। तो उड़ना से याद रख लीजिएगा उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागला बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और नरोड़ा बांध कहाँ है, यूपी में है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। हम सब जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है कौन है, मौसिनराम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर पूछे कि वर्षा वाला स्टेट कौन है, असम के चेरापूंजी। कौन है, असम के चेरापूंजी। अगर स्टेट पूछे तब आपको बताना है चेरापूंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देश के बांधों को दोस्तों जो मंदिर कहा था वो किसने कहा था, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था, देश के बांधों को मंदिर कहा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे लंबा बांध है। दोस्तों जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा भी होगा ना। लंबा बांध पूछे या बड़ा बांध पूछे तो आपको बताना है हीराकुंड बांध। अभी भी मैंने आपको बताया कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। किसी व्यक्ति के शरीर में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों, 65% होता है। कितना होता है, 65% होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं। हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो है 1/3 भाग में क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। अब पानी का कलर दोस्तों कैसा होता है, नीला होता है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हरा ग्रह दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, अरुण को। आप ये बात याद रख लिया, अरुण को हम लोग क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। और लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आप ये बात याद। लाल ग्रह दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जल कितने प्रकार, अच्छा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है। अच्छा कितना प्रतिशत जल पूछ रहा है कि महासागर में होता है। कितना होता है, 96.5% क्या होता है, जल महासागर में निहित होता है। पूछे कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है, तो आपको बताना 4% जल ही क्या है, पीने योग्य जल है। चलिए जल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए थे। दोस्तों चंबल घाटी परियोजना में टोटल 4 बांध बनाए गए थे। कितने बांध बनाए गए थे, 4 बांध बनाए गए थे। तो गांधी सेतु बांध, कोटा बैराज, ये सब बांध कहाँ बनाया गया था, चंबल घाटी परियोजना के दौरान ही बनाया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है। दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना से 3 राज्यों को लाभ मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा गया नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बनाया गया था, सरदार सरोवर बांध। चलिए पूछेगा ये कहाँ है, तो ये गुजरात में बनाया गया था। कहाँ बनाया था, सर्वप्रथम गुजरात में बनाया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों से प्रारंभ किया गया था? तो कितने जिले से किया गया था दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर बता के रखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो यहां से कंटिन्यू रखूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।